Hello students, Standard 8, Subject Social Science, Chapter 1, Arrival of Europeans in India, Lecture 1. We have learnt in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हमारा कंट्री दुनिया के दूसरे कंट्री से काफ़ी लीडिंग आगे था. आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड. हमारा कंट्री दुनिया के दूसरे कंट्रीज से काफ़ी अलग था. द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वेर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी. दुनिया के बहुत पीपल हमारे कंट्री की प्रॉस्पेरिटी और कल्चर से काफ़ी प्रभावित इन्फ्लुएंस थे. मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वेर ईगर टू एंटर इन टू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट. बहुत सारे पीपल को हमारे कंट्री के साथ ट्रेड करना था और उससे उनको वेल्थी बनना था. अर्लियर द मर्चेंट फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट. बहुत साल पहले मर्चेंट्स बिजनेसमैन इंडिया के साथ ट्रेड करने आते थे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, लैंड रूट से. सिंस कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कॉन्कर्ड बाय टर्क मुस्लिम फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग. लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल जो लैंड रूट में बीच में आता था उनको टर्क मुस्लिम ने कॉन्कर कर लिया था ट्रेडिंग के लिए. फॉर ईयर बहुत साल तक द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट. अरब ट्रेडर्स ट्रेड करते रहे इसी लैंड रूट से. बट एज सिचुएशन चेंज, जैसे कि सिचुएशन बदल गई, ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप. कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट इसकी वजह से द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मसलाइन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज. लैंड रूट जो स्टॉप हो गया इसकी वजह से ये जो सारी इंडिया की चीज़ें थी, जो सिल्क था, कॉटन क्लॉथ थे, मसलाइन वन काइंड ऑफ अ क्लॉथ, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, स्पाइसेस यानी मसाला, इन सारी चीज़ों की यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भारी डिमांड हो गई. टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का एडवांटेज फ़ायदा लेने के लिए मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्टेड टू सर्च अ सी रूट टू इंडिया. एज यू कैन सी द मैप विच इज़ शोन टू यू, you can see sea and land route through which trade was carried out in India, plus newly discovered sea route also. Subsequently, afterwards, some adventurous sailor of Europe and other countries started the search to sea route to come to India. Afterwards, बहुत सारे यूरोपियन सेलर्स ने खोज शुरू कर दी कि कैसे वो इंडिया तक नया सी रूट डिस्कवर करें. उसमें से फर्स्ट थे क्रिस्टोफर कोलंबस. कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर, वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे. वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर्स हु स्टार्टेड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया. वो पहले थे जिन्होंने अपना जर्नी शुरू की सी रूट डिस्कवर करने के लिए इंडिया तक. ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट. वो ऐसा मानते थे कि कोई ईस्ट जा सकता है वाया वेस्ट होके. वाई डिड ही बिलीव सो? Think about it. Columbus started his journey to India and accidentally reached America. कोलंबस ने अपनी जर्नी शुरू की इंडिया को फाइंड करने के लिए, लेकिन एक्सीडेंटली वो अमेरिका पहुंच गए. एज लॉन्ग एज ही लिव, जब तक वो ज़िंदा रहे, ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन, वो ऐसी ही गलत फहमी में थे दैट ही हैड डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, कि उन्होंने सी रूट डिस्कवर कर लिया है इंडिया का. हैंस इवन टुडे द नेटिव ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस. अभी भी जो लोग अमेरिका में रहते थे, बहुत साल से रहते हैं, उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है. एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज़ फाउंड इन द कैरेबियन इज़ नोन एज द वेस्ट इंडीज़. दूसरे थे वास्को डा गामा. वास्को डा गामा अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, जो पोर्टुगल के रहने वाले थे, डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया. उन्होंने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था. ही एन सर्कल, उन्होंने चक्कर लगाया द केप ऑफ गुड होप विच इज़ शोन इन द मैप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट. वहाँ से वो कैलिकट को पहुँचे ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन को क्रॉस करके. द देन रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट, उस टाइम के जो किंग थे जो कैलिकट पे राज यानी रूल करते थे, ज़ेमोरिन, गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज़ टू ट्रेड. उन्होंने पोर्टुगीज़ को परमिशन दी कि वो ट्रेड कर सकते हैं. द
The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. पोर्टुगीज़ ने कैलिकट के अंदर एक फोर्ट बनाया ट्रेड करने के लिए 1500 CE में. They fortified it and appointed a commander in chief. उन्होंने फोर्ट बनाया, चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल खड़ी कर दी और वहाँ उन्होंने एक कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया जिसका नाम था अल्बुकॉर्को. टू सेफ गार्ड द फोर्ट, टू सेफ गार्ड द फोर्ट यानी फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए. मूविंग नॉर्थवर्ड, वहाँ से पोर्टुगीज़ नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़े. अल्बुकॉर्को कॉन्कर्ड गोवा, अल्बुकॉर्को ने आगे चल के गोवा को जीत लिया 1506 CE के अंदर. विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के अंदर द पोर्टुगीज़ टू कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, पोर्टुगीज़ को कंट्रोल मिल गया दूसरी जगह का भी जिसमें मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ श्रीलंका was also there. Hello students, Standard 8, Subject Social Science, Chapter number 1, Lecture 2. In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. 17th century की शुरुआत में पोर्टुगीज़ ने अपना ट्रेड एक्सपांड किया बंगाल तक. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. At that time, Shah Jahan was the ruler of India who ruled India from Delhi. The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of the Portuguese. Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of the emperor. तो जो सूबेदार था बंगाल का उसने शाहजहाँ को कंप्लेन की the behavior of Portuguese is not good and for that reason Emperor Shahjahan gave permission to demolish यानी तोड़ने के लिए the fort of Hooghly and to burn the ship of the Portuguese. In this way, इस तरह से the Portuguese rule came to an end with the exception of the territory of Diu, Daman and Goa. इसके बाद पोर्टुगीज़ के पास सिर्फ 3 टेरिटरी रह गई, that was Diu, Daman and Goa. The Dutch. After 100 years of the arrival of the Portuguese के 100 years इंडिया में आने के बाद at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. Initially, शुरुआत में they established a fort at Pulicat and Madras, now Chennai. They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, इस वक्त the British also arrived in India. Britishers भी इंडिया में आए. The Dutch could not withstand the competition against the British. डच और ब्रिटिश के बीच में ट्रेडिंग के लिए कंपटीशन होती थी और इस कंपटीशन के अंदर डच could not stand against the British interest in India. During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी 1600 CE में, तो ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी एस्टैब्लिश की, उसका नाम दिया द ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया. ये कंपनी उन मर्चेंट्स ने बनाई थी जिनको इंडिया के साथ ट्रेड करके वेल्दी बनना था. The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE. Captain W. Hawkins, William Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. जो ब्रिटिश का शिप था उसके जो कैप्टन थे विलियम हॉकिंग, he was the first person of British to set foot in India. He met Jahangir but did not get his permission to trade. Thereafter, Sir Thomas Roy arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. After that, William Hawkins, Sir Thomas Roy, came to India and he acquired the permission to trade and he established a trading center in Surat from Jahangir. Later, Delhi went in the hands of Shah Jahan. After Jahangir, Shah Jahan became the emperor. Shah Jahan gave permission to the British to carry out trade in Bengal. शाहजहाँ ने परमिशन दे दी ब्रिटिश को कि वो ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में. After that, the French established the French East India Company in the year 1664 CE. They established factories in Surat, Machilipatnam and Puducherry, now which is known as Pondicherry. The head of the French company was Joseph Francois Dupleix. जो the
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे उनका नाम था जोसेफ फ्रेंकोइस ड्यूप्लेक्स, हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। उनकी डिज़ायर विश थी कि इंडिया के अंदर वो यूरोपियन रूल को एक्सपांड यानी बढ़ाए। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. इसकी वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों आमने सामने आ गए कि कौन इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनाता है। देयर वेर इनन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स एंड बैटल्स, उन दोनों के बीच ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए एंड फाइनली ब्रिटिश इमर्ज एज द विनर, और उस बैटल के अंदर फाइनली ब्रिटिश विनर हुए। However, the French retained their control over the trading centers of पुदुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। इसके बाद भी फ्रेंच के पास 3 टेरिटरी रही ट्रेडिंग करने के लिए, दैट वाज पुदुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। British trade in Bengal. The British first started their trade on the bank of River Hooghly and established forts in the year 1651 C. As you can see the picture, the market is there in which Portuguese are doing trade. The forts were garrisoned for their protection. जो फोर्ट्स है पोर्टुगीज़ के, उसके बाहर वो सोल्जर्स रखते थे प्रोटेक्शन के लिए ऑफ द फैक्ट्री एंड गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पर, और उनको मुगल एम्पर औरंगज़ेब से परमिशन भी मिली थी कि वो जो ट्रेडिंग करेंगे उसका वो टैक्स सालाना पे करेंगे। The expansion of the British rule between 1757 CE and 1857. As you can see the map, India 1797, in that below scale is given to you, in that blue color indicates British rule and yellow color indicates the local rule. If you see the map of 1797, few places like Kolkata, Hyderabad is there, Madras is there, are acquired by the British rule. The second map of India 1840, in that you can see Mumbai is there, Goa, Mysore, Madras, Hyderabad, Calcutta and other few places are acquired by the British rule. If we see the map of India 1957, then much more places are acquired by the British rule. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. एक ऑर्डर पास हुआ था बंगाल के अंदर जिसमें सिर्फ कंपनी ही टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती थी। However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. लेकिन ब्रिटिशर्स के बहुत ऑफिसर्स थे जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे और उसका वो टैक्स पे नहीं करते थे। As a result, the income generated from the tax collection in the Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal. इसकी वजह से जो इनकम जनरेट होती थी यानी जो इनकम आती थी टैक्स कलेक्शन की वो कम हो गई और इसका अपोज अगेंस्ट में थे द नवाब ऑफ बंगाल। Murshid Quil Khan, he was the Nawab of Bengal during that time. This dispute kept on reoccurring even during the time of Ali Vardi Khan. After Murshid Quil Khan, Ali Vardi Khan became the Bengal of Nawab, and at that time also the same problem was there. After Ali Vardi Khan, his son Sirajuddaulah took charge. Ali Vardi Khan के बाद his son Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal, and during that time also the same problem of non-payment of taxes arose. He got involved into a major battle with the British, and due to this reason he was doing battle with the Britishers. Now, Battle of Plassey. Sirajuddaulah became Nawab of Bengal in the year 1756. He has an overwhelming powerful influence over the British. The British helped the competitors of Sirajuddaulah. Britishers Sirajuddaulah के competitors को help करते थे by conspiring against him. सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश करते so that he would not remain on the throne of Bengal, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को बंगाल के थ्रोन के ऊपर ना रखे, मीन्स नवाब ना रहे वो। There were frequent conflict with the British merchants. बहुत सारे झगड़े होते रहते थे नवाब ऑफ बंगाल को ब्रिटिश मर्चेंट के साथ रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो वो टैक्स पे नहीं करते थे। When the British merchant failed to pay the taxes, जब ब्रिटिश मर्चेंट फेल हो गए टैक्सेस पे करने के लिए जो दोनों मर्चेंट को एप्लीकेबल थे, चाहे वो इंडिया का मर्चेंट हो या फॉरेन मर्चेंट हो, द सिचुएशन केम टू अ बॉयल।
तब सिचुएशन हद के बाहर हो गई। ही ऑर्डर्ड दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री। सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया कि ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई नहीं कर सकती। पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स, जो रूल है उसके हिसाब से टैक्स पे करें। एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, और वो ट्रेड करे टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से। दिस एक्शन प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर। ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस ऑर्डर एंड दिस वॉज द action due to which Siraj started the war with Britishers, and he succeeded in expelling the British from कैलकाता। एंड सिराजुद्दौला सक्सेस भी हो गए ब्रिटिशर्स को कैलकाता के बाहर निकालने में। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिशर्स ने वापस अटैक किया अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। क्लाइव ब्राइब्ड यानी रिश्वत दी मीर जाफर को, जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला की आर्मी का, विथ अ प्रॉमिस, उसको प्रॉमिस भी दी टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल। अगर मीर जाफर ब्रिटिशर्स का साथ दे तो ब्रिटिशर्स मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। विथ हीज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। मीर जाफर की मदद से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया और उसका मर्डर कर दिया। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी। ये पहला वॉर था जो ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया में फाइट किया था और जिसकी वजह से ब्रिटिश पावर की शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर। Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. इस वॉर को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है in the history of India. Things to know. Do you know how Plassey got its name? The original name is Palasi. The tree of Palash, that is Khakra, the flower of Palash tree are saffron in color and are used in making colors for Holi. Now, Battle of Buxar. As promised, the East India Company appointed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. Robert Clive also went back to England. With the passage of time, Mir Jafar became hostile towards the British. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मीर जाफर ब्रिटिशर्स के साथ अनफ्रेंडली हो गया। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। कंपनी ने डिसाइड किया कि अब मीर जाफर को निकाल के उसके सन इन लॉ को इसकी जगह बिठाया जाए। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर। The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes. The same problem arose between the Nawab and the company on the non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. इसकी वजह से दोनों आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ गई। In 1763, मीर कासिम was defeated by the company, but he escaped. जब बैटल हुआ था दोनों के बीच में, ब्रिटिश कंपनी और मीर कासिम के बीच में, तो इन दैट बैटल मीर कासिम वॉज डिफीटेड बट ही एस्केप, लेकिन वो भाग गया। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ अवध। फिर उसने अपनी आर्मी वापस बनाई विद द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II की मदद से। देयर कंबाइंड फोर्सेस मेट द कंपनी फोर्स। इन तीनों की आर्मी ने कंपनी के साथ बैटल किया एट बक्सर इन 1764। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर एंड ऑल ऑफ अ सडन Bengal, Awadh, that is known as Lucknow, and Mughal emperor was under their control. Robert Clive was sent to India to take control of the situation. बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंडिया भेजा गया टू हैंडल द सिचुएशन। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, वो कैसे इंडिया की एक पॉलिटिकल पावर बन गई। थैंक यू। Please check WhatsApp group for notes and homework.